हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए साइंस डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जैव विकास के बारे में जानेंगे। जैव विकास क्या है, जैव विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं, उसके उदाहरण क्या हैं। तो उसमें हम लोग जैव विकास में हम लोग अपना पहला सिद्धांत आज डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैव विकास होता क्या है। तो देखो, जैव विकास को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो जैव विकास क्या होता है? देखो, जटिल जीव जो होते हैं, ठीक है, जटिल जीवों का विकास करना सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी परिवर्तन को हम लोग जैव विकास कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जटिल जीवों का विकास, पहले देखते थे हम लोग बहुत सारे जीव थे, उनका जो विकास हुआ वो सरल रचना वाले जीवों में कैसे कन्वर्ट हो गए, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन उनमें कैसे हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव विकास। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी परिवर्तन को हम लोग जैव विकास कहते हैं। और जैव विकास जो होता है अनवरत होने वाली प्रक्रिया, मतलब ये धीरे धीरे होती ही रहती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जैव विकास क्या हुआ, तो जो जटिल जीवों का विकास है वो सरल जीवों में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के कारण ही हुआ है। उसी को बोलते हैं हम लोग जैव विकास। और जैव विकास अनवरत होने वाली एक प्रक्रिया है, सदैव होती है। चलिए इसको हम लोग और कैसे देखेंगे। देखो, जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है। देखो, बताया गया कि जैव विकास जो है हमारा धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है। क्रमिक का मतलब लगातार चलने वाला एक परिवर्तन है, जो कि धीरे धीरे होता है, साल में कुछ कुछ बढ़ता है, मतलब धीमे धीमे। कहने का मतलब धीमे धीमे ये होता है, ये नहीं हुआ कि एकदम से परिवर्तन हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे परिवर्तन होता है जीवों में। पीढ़ी, उनकी पीढ़ी कैसी थी, जो नई पीढ़ी आती है उसमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। जैसे हम लोगों की, मनुष्य की प्रजाति पहले कैसे थी, एक बंदर के समान थी, तो उसमें कई वर्षों तक धीरे धीरे लगातार क्रमिक परिवर्तन हुआ, जिससे आज हम लोग मानव शरीर में हम लोग हैं। तो ये चेंजमेंट ही हमारा कहलाता है जैव परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीवों, जंतुओं एवं पौधों से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का उद्विकास हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैव विकास इंसानों में ही नहीं होता है, जंतुओं में भी होता है, पेड़ पौधे सभी में होता है। और धीरे धीरे वो जो होता है वो क्रमिक परिवर्तन होता है। पहले जैसे बहुत सारे पेड़ों की प्रजाति, पहले बहुत सारे ऐसे पेड़ थे जो लंबे लंबे हुआ करते थे, धीरे धीरे कई वर्ष बीतते गए, अब उन पेड़ों का आकार छोटा होता गया। कोई भी परिवर्तन किस अकॉर्डिंग हुआ, वहां पे ताप के कारण हुआ, वर्षा के कारण हुआ, कैसे भी हुआ, तो वही धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं जैव विकास। तो ये था हमारा जैव विकास क्या होता है। तो धीरे धीरे परिवर्तन, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं जैव विकास। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत। तो जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा लैमार्कवाद। जैव विकास के 3 सिद्धांत हैं: लैमार्कवाद का सिद्धांत, डार्विनवाद का सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैमार्कवाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैमार्कवाद क्या है, हम लोग लैमार्कवाद के बारे में जानेंगे कि लैमार्कवाद क्या है। तो देखिए, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क।
जिन्हें हम लोग लैमार्क बोलते हैं। 1744 में इनका जन्म हुआ था और 1829 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रांस के वैज्ञानिक डी लैमार्कवाद ने सन 1809 में, इन्होंने 1809 में एक विकास के वैज्ञानिक व्याख्या दी, जिसे हम लोग लैमार्कवाद के नाम से जाने जाते हैं। तो लैमार्कवाद क्या है? तो फ्रांस के एक वैज्ञानिक डी लैमार्क थे, जिन्होंने सन 1809 में सर्वप्रथम पहली बार विकास की वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने दी थी, जिसे हम लोग लैमार्कवाद कहते हैं। तो बोलेंगे कि जैव विकास की सर्वप्रथम व्याख्या किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो लैमार्कवाद ने। वो भी कब? 1809 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था। अब लैमार्कवाद ने एक अपनी बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसको हम लोग फिलोसफिकल जूलॉजिक बोलते हैं, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। इस पुस्तक में इन्होंने सभी जीवधारी जो होते हैं उनका रहन सहन के बारे में बताया कि उनका रहन सहन कैसा है, स्वभाव कैसा होता है, एवं विकास पर वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इन्होंने अपनी बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक पर जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव, विकास का वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, जीवधारी अपने आप को वातावरण से कैसे अनुकूलित किए रहते हैं, इनमें कैसी भिन्नताएं, वंशागत भिन्नताएं पाई जाती हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया है। तो इन्होंने, इनकी फेमस पुस्तक का क्या नाम है? फिलोसॉफिक जूलॉजिक इनकी बुक का नेम है। इसमें उन्होंने सभी जीवधारियों का रहन सहन, स्वभाव, विकास, वातावरण का जो जो प्रभाव पड़ता है, जीवधारी अपने आप को वातावरण में कैसे संतुलित करते हैं, कैसे भिन्नागत उसमें वंशागत भिन्नताएं होती हैं, इसके बारे में इन्होंने अपनी बुक में बताया है। तो अब हम लोग चलते लैमार्कवाद जो इन्होंने सिद्धांत दिया, उसकी विशेषताएं क्या हैं। लैमार्कवाद के सिद्धांत या जिन्हें हम बोलते हैं विशेषताएं। तो लैमार्कवाद ने की पहली विशेषता वातावरण का सीधा प्रभाव। तो लैमार्कवाद ने यह बताया कि कोई भी जीवधारी हो, उसका वातावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव है जरूर होगा, और यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को बिल्कुल बदल देता है। तो लैमार्कवाद ने यह बताया कि कोई भी जीवधारी हो, अगर वो वातावरण में उसके फलस्वरूप परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो भी प्रभाव पड़ेगा उसकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है। जैसे आप यह मान सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर दोपहर में दिन भर धूप में वर्क करता है तो उसका रंग थोड़ा सा काला हो जाता है। तो मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ा ना। यही लैमार्कवाद का पहला विशेषता है कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। इनकी दूसरी विशेषता है कि अनुकूलन की प्रवृत्ति, एडेप्टेबिलिटी। इन्होंने ये बताया कि सभी जीवों में अपने आप को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब सभी जीव में सब लोग, हम लोग भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे, सभी जीव में जो होते हैं वो लोग अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल सकते हैं। ये सभी में प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर हम लोग गर्मी में भी रहते हैं तो ठंड में भी रह लेते हैं, धूप में भी, बरसात में भी रह सकते हैं। ऐसे सभी जीव भी अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालते हैं। इन्होंने, इनकी थर्ड विशेषता अंगों का उपयोग और अनुपयोग। तो सीधे सीधे हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जिस अंगों का हम लोग ज्यादा उपयोग करेंगे तो वह अंग हम लोग के पास बने रहेंगे, और जिनका उपयोग हम लोग धीमे धीमे करके कम कर देंगे तो एक समय बाद, कई पीढ़ियों बाद वो अंग नष्ट हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है वातावरण के प्रभाव
के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। जिनका हम लोग उपयोग करते हैं जिन अंगों का, तो वो अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग हम लोग कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं तो उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। अवशेषी अंगों की उपस्थिति इसे प्रमाणित करती है, क्योंकि अवशेषी अंग हम लोगों के पाए जाते हैं, जमीनों से कहीं निकले तो अवशेषी अंग पाए जाते हैं। वही अवशेषी अंगों की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि जिन अंगों का उपयोग हम लोग धीरे धीरे या ना के बराबर करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी के बाद वो समाप्त हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। इनकी चौथी विशेषता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यही है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति में भी यही है। लैमार्क ने बताया कि जिन अंगों का अधिक उपयोग या कम उपयोग होता है उसका परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बनी बात है। और ये परिवर्तन अंत में कुछ विभिन्न प्रकार के जीव बन जाते हैं जो प्रारंभिक पैतृक जीवों से भिन्न होते हैं। मतलब जिन अंगों का हम लोग उपयोग करेंगे अधिक और जिन अंगों का उपयोग कम करेंगे तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक नए जीव का रूप धारण कर लेती है, जो प्रारंभिक, जो पहले जैसे थे पैतृक जीव से भिन्न होते हैं। नए लक्षण वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। नए लक्षण वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे पूर्वज कपिबंदर के तरीके थे तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया तो वो बन गए अब मनुष्य। तो उसमें देखिए प्रायत्रक जो भी जीव थे हम लोग उनसे बिल्कुल भिन्न हो गए, और अब नए लक्षण वाले जो हम लोग जो जीव है वो नई नई जातियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये थी इनकी चौथी विशेषता। अब लैमार्कवाद के उदाहरण पूछा जाता है। जिराफ का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें हम लोग बताते हैं, डायरेक्टली हम लोग समझते क्या है। तो उस टाइम पे था क्या, जो जिराफ लोग थे अफ्रीका के जंगल में रहते थे। अफ्रीका के जंगल मतलब रेगिस्तानों में रहते थे, और वहां पर ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां को खाया करते थे। और ऊंचे वृक्षों की पत्तियां तक पहुंचने के लिए उनको अपनी गर्दन और आगे की टांगों का सहारा लेना पड़ता था। इसी वजह से उनकी गर्दन पिछली टांगों और गर्दन और अगली टांगे पिछली टांगों की अपेक्षा अधिक लंबी हो जाती हैं। तो लैमार्कवाद ने क्या बताया, देखिए लैमार्कवाद ने ये बताया कि जो जिराफ का विकास हुआ है वो छोटी गर्दन वाले और छोटे कद वालों पूर्वजों से हुआ है। ये लैमार्क ने बताया था कि जिराफ का विकास छोटी गर्दन वाले व छोटे कद के पूर्वजों से हुआ था, जो अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे। और जलवायु एक समय ऐसा है कि वहाँ की जलवायु शुष्क हो गई। जब शुष्क हो गई तो मैदान की जो भी घास फूस थी वो सभी नष्ट हो गई। अब नष्ट धीरे धीरे सूख गई तो नष्ट होने लगी। तो अब जिराफ को पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही था, तो वो पेड़ पौधों पर निर्भर, पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। तो जब जिराफ अपने भोजन ढूंढने के लिए वृक्षों के ऊपर लगी पत्तियों को पकड़ने के लिए अपनी गर्दन और अंगली टांगों का यूज करते थे, तो धीरे धीरे उनमें यही प्रवृत्ति आई कि उनकी अंगली टांगे और गर्दन पिछले टांगों की अपेक्षा अधिक लंबी हो गई। और धीरे धीरे ऐसे उपयोग करते करते आज जो अफ्रीका के में अफ्रीका के जंगलों में जिराफ पाए जाते हैं, उनकी आगे की पैर और गर्दन लंबी होती है। ठीक है, बस हमको इतना ही पढ़ना है कि उनकी गर्दन लंबी और अंगली टांगे लंबी पाई जाती हैं। इसमें और भी दूसरा भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, सर्प का उदाहरण। तो सर्प का उदाहरण हम लोग देखते हैं। लैमार्क के अनुसार सांपों में टांगों का विलोप वातावरण के प्रभाव के कारण हुआ है। लैमार्कवाद यह कहते हैं कि जो पहले के सांप थे उनमें पैर पाए जाते थे, और उनका जो विलोप हुआ है, पैरों का विलोप, वो वातावरण के प्रभाव के कारण हुआ है। क्योंकि सांप के लंबे शरीर को झाड़ियों में रेंग कर चलने में दिक्कत होती थी, और बिलों के अंदर घुसने में वो पैरें जो थी
बाधा उत्पन्न करती थी, तो सांप लोग क्या करते थे, सभी सांप जो थे वो पैरों का उपयोग कम करते थे। तो धीरे धीरे यही कम उपयोग करते करते अंत में हजारों पीढ़ियों के बाद उनके पैर पूर्णतः लुप्त हो गए। ये था सांप का उदाहरण। और भी आता है लैमार्कवाद। ठीक, ये दो उदाहरण हैं। लैमार्कवाद की आलोचना भी हुई कब, देखो सन 1809 में लैमार्कवाद के प्रकाश में आने के बाद वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए कि जिससे लैमार्कवाद को काफी आघात पहुंचा, जिससे उनकी आलोचना हुई। तो उसमें क्या था, तो कई वैज्ञानिकों ने बताया कि निरंतर अभ्यास से पहलवानों की पेशियां सुविकसित हो जाती है। अगर हम लोग रोज अभ्यास करते हैं तो हम लोग की हड्डियां सुविकसित हो जाती हैं, परंतु पहलवान के पुत्र में पिता के समान बलिष्ठ पेशियों का अभाव होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पहलवान का पुत्र पहलवान ही होगा या उसकी हड्डियां मजबूत ही होंगी। और इसी प्रकार और भी वैज्ञानिकों ने बताया कि अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती है। अगर उसके माता पिता अंधे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी संतानें भी अंधी ही होंगी। यदि किसी युद्ध में कोई सैनिक अपना अंग गवा देता है या उसका अंग कट जाए, तो यह जरूरी नहीं कि उसकी संतान में भी वही अंग कटा हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। यही क्वेश्चन इनकी आलोचना बने थे बहुत सारे, कि यदि किसी युद्ध में किसी सैनिक का कोई भी अंग नष्ट हो जाए तो वह संतान में अपने पूर्ण रूप में क्यों बन जाता है। मतलब संतान की जब उत्पत्ति होती है तो वह अंग विलुप्त क्यों नहीं होता है। और भी उदाहरण थे कि भारत में हम लोग देखते हैं कि बालिकाओं के जो होते हैं, लड़कियों के नाक कान छिदे होते हैं, परंतु जब उनकी शादी या विवाह होता है और जब उनके बच्चे होते हैं तो उनमें नाक कान छिदे नहीं होते हैं। तो ये था लैमार्कवाद हमारा। और आज की क्लास में हम लोगों ने लैमार्कवाद को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग कल की क्लास में डार्विनवाद को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।